देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की एग्ज़ाम है। आज कंप्लीट हो गई है, मतलब आज हो गई है और तारीख को हुई है। मैं रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। एग्ज़ाम जो हुई है, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ है मुंबई पनवेल में एग्ज़ाम हुआ है। मुंबई पनवेल। तो रियल एक्सपीरियंस क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस, ओरिजिनल एक्सपीरियंस यही है कि स्कोर मेरा ज़ीरो है। सिर्फ मैं एग्ज़ाम का पेपर देखने गया था किस तरीके का पैटर्न आता है, और यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग टाइप में बनाने के लिए गया था। बाकी मैं बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अ, और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करके मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश तो पढ़ता ही हूँ, तो शायद ये बैंक में भी काम आ जाएगी और बैंक में कुछ स्कोर तो हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग है, जो कि मैं पहले भी देख चुका था। 2-4 टेस्ट में दे करके देख लिया था कि बैंकिंग का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। बैंकिंग का चाहे आपका एग्ज़ाम आईबीपीएस का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम आरबीआई बैंक का हो, जो बैंकिंग का पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। उसमें जो रीजनिंग आती है और नॉर्मल जो एग्ज़ाम है उनमें रीजनिंग आती है, उनमें डिफरेंस होता है। रीजनिंग जो बैंकिंग में जो रीजनिंग आती है वो लेंदी आती है, मतलब कि उसमें से आपसे सॉल्व करवाएगा। और उसी तरीके से जो मैथ आती है वो भी लेंदी आती है और ट्रिकी आती है, मतलब कि वहाँ पर आपको जैसे एडवांस मैथ आपको नहीं मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल मैथ आपको मिलेगी, लेकिन वो लेंदी मैथ मिलेगी, मतलब कि 7-8 लाइन लिखी रहेंगी और 7-8 लाइनों में से 4-5 क्वेश्चन वो पूछ देगा, इस तरीके से पूछ लेता है। या फिर दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो एक लाइन दे देगा, 3-4 लाइन, और उनके नीचे दो स्टेटमेंट दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, और फिर उनमें से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपीएससी लेवल टाइप का एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब जो पेपर का पैटर्न है, जो पेपर का डिफ़िकल्टी है वो यूपीएससी टाइप का हो जाती है। जिस तरीके से यूपीएससी में सी सेट में प्रायिकता वगैरह पूछी जाती है, जो 2023 में पूछी गई थी, टफ लेवल की प्रायिकता पूछी गई थी, उसी टाइप का यहाँ पर आरबीआई में भी मैथ है वो पूछा जा रहा है, और रीजनिंग भी पूछा जा रहा है उस तरीके का। और अगर हम बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर किस तरीके का पूछा जा रहा है, जैसे मान लो कभी भविष्य में हो और आपको देना हो आरबीआई का एग्ज़ाम, ग्रेड बी का एग्ज़ाम, या कभी टारगेट आप बनाए हैं, तो देखिए इसमें जैसे कि जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि 90% जो करंट जीके है वो पूछी गई थी मई से ही। ज़्यादातर क्वेश्चन है पूछे गए थे, ज़्यादा पीछे से करंट अफेयर है यहाँ पर नहीं पूछी गई थी। अब करंट अफेयर पढ़ने के भी दो तरीके हैं, जैसे कि मान लो आपका अगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो रहा है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि दो तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। एक तो वो होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना, वो आपको डिसाइड करना है पहले, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको क्या चाहिए, पानी अगर चाहिए खोद कर, मेहनत करके पानी चाहिए, तो पानी वाली जगह पे खोदना पड़ेगा। तेल वाली जगह पर खोद करके आप पानी नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से आपको सही डायरेक्शन में काम करना ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना ज़रूरी है। पेपर के पैटर्न के साथ में आपको पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एनालिसिस करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको पढ़ाई स्टार्ट है करनी चाहिए। सिलेबस को समझने के बाद में पेपर का लेवल समझना है कि पेपर किस तरीके का पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, तो पेपर के पैटर्न पर ज़्यादा फोकस करना है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का पूछा जाता है। आगे आपकी किस्मत है, लेकिन पहले आपको 80% 80% या 90% तो आपको मेहनत ही काम देती है, 10% या 20% है वो आपकी किस्मत में, तो आपको मेहनत ही काम में लेनी पड़ेगी। यानी आपको रिसर्च करना पड़ेगा किस तरीके का पेपर पूछा जाता है, और वो ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, साथ में शेयर कर रहा हूँ रियल एक्सपीरियंस, कि मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाऊंगा। मतलब हिला तो सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन इतना लेंदी था कि मतलब 25 मिनट में 4-5 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहा था।
तो नॉर्मल अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई एसएससी की 10th+2 की कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के भी कर रहे हैं, सीजीएल का पैटर्न तो बैंक के आगे कुछ भी नहीं है, जो आरबीआई का जो पैटर्न है उसके आगे नहीं। तो देखिए, करंट अफेयर में बता देता हूँ, करंट अफेयर आपको किस तरीके का पढ़ना है, किस तरीके का पूछा गया था। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे बैंकिंग पैटर्न से रिलेटेड थे, मतलब बैंक से रिलेटेड थे, इकोनॉमिक से रिलेटेड थे। कहीं पर अगर आर्थिक सम्मेलन हुआ है, तो आर्थिक सम्मेलन अगर हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भाई रूस और इंडिया के बीच में कहाँ आर्थिक सम्मेलन हुआ है। या फिर जो पैसों से रिलेटेड जो संस्था हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। पैसों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, जैसे पिछले 2 मंथ में या 3 मंथ में पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, आरबीआई बैंक के इकोनॉमी से रिलेटेड, आरबीआई की पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, या जितने भी योजना आई हैं, या कोई किसी देश के साथ में समझौता हुआ है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की जगह आप पढ़ते हैं कि किस देश की राजधानी क्या है, किस देश का राज्यपाल क्या है, और साइंस टेक्नोलॉजी में क्या, स्पोर्ट्स में आप पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन जरूर स्पोर्ट का पूछा गया था, क्रिकेट से रिलेटेड। सारे जो क्वेश्चन हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे गए थे, मतलब देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बैंक का कार्य है, मतलब बैंक से रिलेटेड ही, बैंकिंग पैटर्न के ही करंट अफेयर यहाँ पर पूछी गई थी। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं बैंक से रिलेटेड ही पढ़ें, अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो। और दूसरी तरीके की करंट अफेयर है, वो बहुत कम चांस है कि आए उसमें। एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आया था, बाकी इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था, कहाँ की राजधानी क्या है, कहाँ का राज्यपाल क्या है, कहाँ का नृत्य क्या है। उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे गए थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर में, जीके में सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड थे। इकोनॉमी में आपके बजट्स के बारे में पूछ लेगा, या लघु उद्योगों के बारे में पूछ लेगा, या इस तरीके के क्वेश्चन हैं, वो सारे सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड थे। यानी कि फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटी देश में हो रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अभी पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं, पेपर का पैटर्न क्या था। देखिए, टोटल दिया गया था 120 मिनट, 125 मिनट दिया गया था, 125 मिनट, 8 बजे, ठीक है। और पेपर चला था 2:30 बजे तक, 2:35 तक चला था, मतलब 125 मिनट दिया गया था। 120 मिनट मान लेते हैं, 2 2:30 बजे तक चला था, मतलब 120 मिनट दिया गया था। देखिए, पहले आया था जीके। दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं कि इसमें 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन। पहले सेक्शन में फिक्स टाइम दे दिया कि आपको 25 मिनट या 30 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम, कि 30 मिनट में भी आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर पूछे गए थे, जीके के पूछे गए थे 80 क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के नंबर, 80 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। 30 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया था। अभी दूसरे सेकंड में पार्ट में आ जाता है हमारा, दूसरे पार्ट में पूछा गया था क्या, दूसरे पार्ट में टाइम दिया गया था 25 मिनट का, और इंग्लिश के पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, ठीक है। अभी तीसरे पार्ट में भी टाइम दिया था 25 मिनट का, और मैथ के पूछे गए थे 30 क्वेश्चन। यहाँ पर हम कह रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर हम कह रहे हैं मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर टाइम दिया गया था 45 मिनट का, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे 60, और वो भी किसके पूछे गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे 60। अभी आप देख लीजिए, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट आई है आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। लेकिन आप टाइम देखिए, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 60 60 120 और 80, मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे गए थे 200, और टाइम कितना है 120 मिनट, मतलब कि पर क्वेश्चन आप टाइम निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर जीके वाले क्वेश्चनों में टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर 25 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश वाले, और 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने मैथ वाले, और 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने रीजनिंग वाले। रीजनिंग वाले क्वेश्चन सारे के सारे लेंथी थे, मतलब कि 7 8 लैंग्वेज देगा, जैसे कि 7 8 लाइन दे देगा। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक मैं बता देता हूँ रीजनिंग का। जैसे कोई यहाँ से पूरब में गया, पूरब से फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर इधर आया, एक स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट देगा, दूसरे स्टेटमेंट में वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा।
अभी उसका डायरेक्शन यहाँ से कितना, कौन सा डायरेक्शन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, इजी रहेगा क्वेश्चन रीजनिंग का, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। और ज़्यादातर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से थे, मान लो दो टेबल है और कुछ अंदर की साइड मुँह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की साइड मुँह करके बैठे हैं। जैसे सर्किल था, 10 लोग हैं, कुछ अंदर की साइड मुँह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की साइड मुँह करके बैठे हैं। कुछ ऐसे पूछ लेगा कि डब्बे हैं 8 10 7 डब्बे खड़े इस तरीके से हैं, इस डब्बे के ऊपर ये है, इस डब्बे के ऊपर ये है, इन दो डब्बों के बीच में ये दो डब्बे आ सकते हैं, इन दो डब्बों के बीच में ये दो डब्बे आ सकते हैं। इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप आपको क्या है, पेपर का पैटर्न आपको समझ लेना है कि कोई भी एग्जाम आप अगर आप दे रहे हो तो उससे पहले उसका पैटर्न आपको बहुत ज़रूर समझ लेना है कि क्या पेपर का पैटर्न है। अब मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं, तो इसलिए मैं तो क्या है, तुक्का मार दिया। तुक्का मारने से कुछ होता नहीं है, कंपटीशन के एग्ज़ाम है तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में तुक्का मारने से कुछ होने वाला है नहीं है। इसलिए आपको पेपर का पैटर्न पर फोकस करके ही आपको स्टडी करना है। जैसे आप अगर ये चैनल है TR एजुकेशन, इस पर आप देखेंगे तो RBI जैसे 9 तारीख को 9/7/2023 को पेपर हुआ है, उससे पहले मैं 7-8 टेस्ट यहाँ पर सॉल्व किया हूँ। 7-8 टेस्ट में मैं देखा हूँ कि पेपर का पैटर्न है वो लेंदी है, उस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व किया हूँ। और लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा लेंदी थे, मतलब टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है उससे भी लेंदी क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए थे। और दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान मतलब कि मेरे पास में पहले से गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पाता। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय मैं अपना 100% नहीं दे पाता, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसके दो नेगेटिव पॉइंट है। एक तो आपके पास टाइम कम रहता है तैयारी के लिए, एक नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास बैकअप है आ रही है, तो इसलिए आप 100% नहीं दे पाते। अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब को, तो आपके पास दो पॉजिटिव पॉइंट भी रहते हैं। पहला पॉइंट रहता है कि आपके पास बैकअप प्लान है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, विदाउट टेंशन आप एग्जाम दे सकते हैं और विदाउट टेंशन आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और दूसरा, आप कितने भी अटेम्प्ट, मतलब कि एक अटेम्प्ट में अगर फेल हो जाते हैं आप या सक्सेस नहीं होते हैं, तो आप दूसरा अटेम्प्ट लेते समय आपके ऊपर मानसिक तनाव तनाव नहीं आएगा, उतना मानसिक तनाव नहीं आएगा। अगर कोई बंदा सिर्फ RBI ग्रेड बी का एग्जाम का तैयारी कर रहा है और उसका मान लो पेपर बिगड़ जाता है, तो उसको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसके पास मानसिक मानसिक तनाव है वो नहीं आएगा। तो इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के साथ में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि उसके पास टाइम नहीं रहता है, और दूसरा वो अपना 100% नहीं दे पाता है, उतना डेडिकेशन नहीं दे पाता है। अगर कोई 100% डेडिकेशन देगा तो वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी ना कभी वो एग्ज़ाम निकाल ही लेगा, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम है वो निकाल ही लेगा। या तो वो डिपार्टमेंटल फील्ड में एग्ज़ाम निकाल लेगा या फिर वो अदर फील्ड में एग्ज़ाम निकाल लेगा। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जो एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में दूसरे गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। जैसे कि मैं अपने साथ वालों का ही कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे बैच का है एक लोकार, 18 में हमारे साथ में ALP, 18 से 2017 से ही वो CGL की तैयारी कर रहा था और अभी उसका CGL में हो गया है सिलेक्शन। 2000 कितने 2017 से वो तैयारी कर रहा था, 23 में उसका सिलेक्शन हो गया है। मतलब 6 साल का पेशेंस वो किस वजह से रख पाया, 6 साल का पेशेंस, वो 6 साल का पेशेंस सिर्फ उसके पास में क्या था, गवर्नमेंट जॉब था, इसी वजह से वो पेशेंस रख पाया। और दूसरा, अगर प्लस ये भी पॉइंट हो सकता था कि अगर वो रिस्क लेता 2017 से ही, अगर वो 2020 में उसका था और ये 3 साल का और डेडिकेशन वो घर बैठ करके देता, तो वो अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच सकता था। लेकिन अभी भी अच्छी पोस्ट पे वो पहुंच सकता है CGL के अंदर भी। लेकिन ये है डेडिकेशन वाली बात कि डेडिकेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप है सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ मैं। एक हमारा क्लास में बैचमेट है अजय राम मीणा। अजय राम मीणा सबसे पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन मेरा 17-18 के आसपास हुआ होगा। 2018 की वैकेंसी थी ALP की, तो ALP में सिलेक्शन हुआ। ALP में सिलेक्शन
कई लोगों को लगता है कि भाई शादी बाद में प्रॉब्लम आती है, शादी वादी है पहले कर लेनी चाहिए या बाद में कर लेनी चाहिए। तो मैं आप इन्फॉर्मेशन के लिए कि अजय राम मीणा है, उसका शादी भी हो गया है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, शादी भी हो गया है। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस है ये वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका एएलपी में सिलेक्शन हुआ, और एएलपी में भी वो ट्रेनिंग टाइम पे है, क्योंकि एएलपी में जो ज़्यादातर बंदे हैं, जैसे कि हमारे बैच में 92 बंदे थे, 92 बंदे में एएलपी में वो टॉपर रहा था। जो भुसावल में ट्रेनिंग हुई थी, तो भुसावल की ट्रेनिंग में वो एएलपी में टॉपर रहा था। और टॉपर रहने के बाद भी टॉपर किनके साथ में रहा था, उनके साथ में रहा था कि ये 92 में से हमारे साथ में कम से कम 50-60 लोग ऐसे साल से सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, मतलब उनके बीच में वो टॉपर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि शादी बाद भी कितना स्मूथ माइंड उसका काम कर रहा था, कितना कंसंट्रेशन के साथ उसका माइंड काम कर रहा था। तो ऐसा अगर किसी को लगता है कि शादी बाद में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके लिए भी ये एग्जाम्पल है। आप अ, उसका एग्जाम के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो रियल स्टोरी है, जो मैंने रियल स्टोरी देखी है, उसी को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको क्या है, ट्राई करते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको अच्छी पोस्ट है मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आपको जिंदगी का वही लक्ष्य नहीं मान लेना है कि नहीं अभी कुछ नहीं मिला है तो सुसाइड कर लेना चाहिए, वैसा आपको नहीं सोचना चाहिए। तो अंत में आप इसका कंक्लूजन है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं वीडियो का कंक्लूजन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के एक्सपीरियंस जो हैं, जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ में चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आगे एग्ज़ाम है, जैसे कि आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम होगा, आईबीपीएस का भी फॉर्म चल रहा है, आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में जैसे बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते रहते हैं, यूपीएससी, आरएएस, इनका राजस्थान स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो उन सब के बारे में मैं धीरे-धीरे आपको जानकारी देता रहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आएगी या कुछ भी मुझे इस तरीके का शेयर करने लायक लगेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अंत में आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।